पहले सत्र में हमने शिक्षण तकनीक के उपागमों के विषय में पढ़ा हुआ था। तो कोई बताएगा कि उपागम शिक्षण तकनीक के उपागम कितने हैं? अपने हाथ खड़े खड़े कर दीजिए कोई भी। हाँ, नरेश पोखरियाल। 3 महोदय। ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, आप और कोई अन्य बता सकते हैं कि उन तीनों में से 3 उपागम कौन-कौन से थे? गगनदीप गुरागाई। सर, कठोर तंत्रोपागम, मृदु तंत्रोपागम और प्रणाली तंत्रोपागम। ठीक, बहुत सुंदर। हमने कठोर तंत्र उपागम के विषय में भी पढ़ा था, मृदु तंत्र के उपागम के विषय में भी जिन्होंने विस्तृत व्याख्या की उन्होंने बताया, और प्रणाली तंत्र उपागम के विषय में ही बताया। मृदु तंत्र उपागम, कठोर तंत्र उपागम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कोई बताएंगे? कठोर तंत्र उपागम के अंदर जी 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 सर। कठोर तंत्रोपागम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कठोर तंत्र सर, जैसे कि चलिए कोई नहीं, हिमांशु जी का हाथ वो है, हिमांशु जी। कठोर उपागम जो हैं वो जैसे कि जिन्हें हम छू सकते हैं ना, और मृदु वो हैं जो सॉफ्टवेयर जो जी, बहुत अच्छा, ठीक हो गया। तो इसको हम शिक्षण तकनीकी में किस तरीके से लाएं, और शिक्षण तकनीक के अंदर कठोर तंत्रोपागम के विषय में इससे पहले बहुत सही तरीके से बता दिया गया था। उसके बाद अमित जोशी जी ने भी इन तीनों शिक्षण तकनीक के जो उपागम थे, मृदु तंत्रोपागम, कठोर तंत्रोपागम और प्रणाली उपागम, इसमें विस्तृत चर्चा की थी। आज हम कोमल तंत्रोपागम, मृदु तंत्रोपागम के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मैं स्लाइड खोल रहा हूं। सभी को दिख रहा है? नहीं महोदय। नहीं महोदय। स्क्रीन शेयर हुई है? नहीं महोदय। अब हो गई महोदय। जी। तो हमारा आज का टॉपिक है मृदु तंत्रोपागम, कि जो कोमल तंत्रोपागम है, जो सॉफ्टवेयर उपागम है शिक्षण तकनीकी में, उनके विषय में हम बात करेंगे। सभी को दिख रही है स्लाइड? स्लाइड नहीं दिख रही महोदय। स्लाइड नहीं दिख रही है। लाइट नहीं दिख रही है। एक मिनट। अब दिख रही है? नहीं जी नहीं। स्टॉप कर दिया आपने। जी। अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं महोदय। जी नहीं महोदय। अभी आ रही है? जी महोदय, स्क्रीन तो शेयर हो गई है, लेकिन अभी आपकी पीपीटी या वो पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है। जी। अब दिख रही है? जी जी जी। जी। तो आज का हमारा विषय है मृदु तंत्रोपागम।
शिक्षण शैक्षिक तकनीकी के उपागम, जो शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम है, जिसमें लुम्सडेन महोदयानुसारम शैक्षिक तकनीके ही त्रयः उपागमाः सन्ति। लुम्सडेन महोदय ने शिक्षक तकनीकी के 3 उपागम बताए हैं, जिसमें पहला है कठोर तंत्रोपागम, दूसरा है कोमल तंत्रोपागम और तीसरा है प्रणाली उपागमः कि प्रणाली उपागम। आज का हमारा विषय है कोमल तंत्रोपागम। उससे पहले कहते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिक्याः एषः दृष्टिकोणः सामाजिक विज्ञानस्य मनोविज्ञानस्य विशेषतः शिक्षणस्य मनोविज्ञानस्य च आधारे तिष्ठति। जो शिक्षक प्रौद्योगिकी के ये कोमल उपागम, जो मृदु तंत्रोपागम है, यह मनोशिक्षण मनोविज्ञान के आधार पर ही टिकता है। मतलब शिक्षण मनोविज्ञान इसका एक आधार है, जिस पर ये कठोर तंत्रोपागम कह लीजिए या मृदु तंत्रोपागम कह लीजिए, प्रणाली तंत्रोपागम कह लीजिए, ये तीनों चीजें टिकती हैं। मेल्टन महोदय जो कि 1959 में इत्यस्य मते एषा प्रौद्योगिकी अस्मिन् विश्वासे आधारिता अस्ति। इनके अनुसार यह प्रौद्योगिकी, इनके मत में यह प्रौद्योगिकी इस विश्वास पर आधारित है यत् शिक्षणस्य मनोविज्ञाने अनुभवस्य परिणामेण व्यवहारे सर्वविधाः स्थायी परिवर्तनानि सन्ति। कि मनोविज्ञान में अनुभव परिणाम से व्यवहार में सभी प्रकार के स्थायी परिवर्तन होते हैं। यस्मिन् बालानां विद्यालयस्य अनुभवः इत्यादयः अपि अंतर्भवन्ति। तकनीकी तथा यांत्रिक उपागमाः रेडियो दूरदर्शनम शिक्षण यंत्रम इत्यादयः ये कठिन उपायाः सन्ति। अगर कठोर तंत्रोपागम के विषय में बात करें तो रेडियो, दूरदर्शन, शिक्षण यंत्र ये सभी शिक्षक तकनीकी में कठोर तंत्रोपागम के अंतर्गत आते हैं। तेषां माध्यमेन प्रयुक्ता शिक्षण सामग्री, उन माध्यम से कठोर तंत्रोपागम के माध्यम से प्रयुक्त जो शिक्षण सामग्रियां हैं, प्रोग्राम निर्देशित सामग्री, जिससे प्रोग्राम निर्देशित होते हैं वो सामग्री, शिक्षण विधयः और जो शिक्षण विधियां हैं, ये शिक्षण विधियां, उपकरणानि इत्यादयः ये सभी के सभी उपकरण जो कि शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण सामग्री हो गई, प्रोग्राम हो गए, तो ये सभी के सभी कठोर तंत्रोपागम के द्वारा जो हमें प्रदर्शित होने वाले जो शिक्षण विधियां हैं, ये सभी के सभी मृदु तंत्रोपागम या सॉफ्टवेयर पद्धति कहलाती हैं। इतना स्पष्ट है जी। आगे कहते हैं शिक्षक प्रौद्योगिक्याः दृष्टिकोणस्य अंतर्गतम दृष्टिकोण प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन नवीन विशिष्ट शिक्षण पद्धतयः तकनीकाः कौशलम रणनीतयः च निर्मीयन्ते। शिक्षक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण पद्धति, तकनीक, कौशल, रणनीति का निर्माण किया जाता है। शिक्षण में जब हम कहते हैं कि 3 उपागमों का क्या विशेष योगदान है, तो इनके माध्यम से तकनीकी हो गई, कौशल हो गया और रणनीति हो गई, पढ़ाने के तरीके, ये सभी की सभी चीजें निर्माण की जाती हैं और विकसित होती हैं। ऐसा प्रविधि शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाम रोचकम सरलम प्रभावी सौम्यम च करोति। इनके द्वारा, इन प्रविधियों के द्वारा, यदि हम कोमल तंत्रोपागम की बात करें, मृदु तंत्रोपागम की बात करें, तो इससे पढ़ाने का जो तरीका है, शिक्षण अध्ययन जो प्रक्रिया है, वह शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया रोचक होती है, सरल होती है, प्रभावी होती है और सौम्य होती है। ये कह सकते हैं कि शिक्षण तकनीकी में इन उपागमों की क्या महत्वता है, तो कह सकते हैं कि इसके द्वारा अध्ययन जो प्रक्रिया है वो रोचक होती है, सरल होती है और प्रभावी होती है और सौम्य होती है। अतः मृदु उपसर्गित नामकरणम कृतम, इसीलिए इसका नाम मृदु तंत्रोपागम भी कहा गया है। मृदु कहते हैं मीठा या कोमल, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि आसान तरीके से शिक्षण सामग्री प्राप्त हो सकती है। अस्याः शैक्षिक प्रौद्योगिक्याः दृष्टिकोणस्य अंतर्गतम कार्य विश्लेषणम, इस शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो मृदु तंत्रोपागम है, इसके अंतर्गत कार्य विश्लेषण शैक्षिक लक्ष्यानाम व्यावहारिक रूपेण लेखनम, जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनका हम व्यावहारिक रूप में लेखन कर सकते हैं। छात्राणाम प्रारंभिक व्यवहार से परीक्षणम, छात्रों का किस तरीके से प्रारंभिक जो व्यवहार है उसका परीक्षण कर सकते हैं। सुदृढ़ीकरणम दत्तम शिक्षण कार्य से मूल्यांकन च इत्यादिना क्रियाकलापानां च चर्चा भवति। मृदु उपसर्ग के अंतर्गत कह रहे हैं कि शिक्षण कार्य का मूल्यांकन इत्यादि क्रियाकलापों की चर्चा भी हो सकती है।
अतः शिक्षण अध्ययनम एतत् संबंधाः सर्वविधाः क्रियाकलापानाम एतस्य प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन क्रियन्ते। जो इतनी सारी जो ये चीजें हैं जिसमें कि प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण, सुदृढ़ीकरण, शिक्षण कार्य का मूल्यांकन इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये सभी की सभी क्रियाकलाप इस मृदु तंत्र उपागम के अंतर्गत होती हैं और इसके उपयोग से की जाती हैं। अतएव निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी, व्यवहार प्रौद्योगिकी च अस्य प्रौद्योगिक्याः व्याप्ते अंतर्गत भवन्ति। इसलिए इसी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी और व्यवहार प्रौद्योगिकी भी इसी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत विस्तृत होती है। कोमल उपागम की विशेषताएं। कोमल मृदु तंत्रोपागमस्य विशेषताः। शैक्षिक प्रौद्योगिक्याः दृष्टिकोणे मृदु दृष्टिकोणस्य लक्षणं निम्नलिखितम् अस्ति। शैक्षणिक प्रौद्योगिक्याः सॉफ्ट क्राफ्ट अप्रोच इति अपि कथ्यते। इसको कहते हैं कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में सॉफ्ट क्राफ्ट अप्रोच यह भी कहते हैं। सिल्वरमैन इत्यनेन क्रिएटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी इति अपि उक्तम, और इसी को सिल्वरमैन ने क्रिएटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा है। अस्मिन् शिक्षा प्रौद्योगिकी भौतिक शास्त्रस्य अभियांत्रिकी शास्त्रस्य विपरीतं भौतिक शास्त्रस्य अभियांत्रिकी शास्त्रस्य प्रयोगः न भवति, किंतु मनोविज्ञानस्य विविधाः सिद्धान्ताः नियमाः च उपयुज्यन्ते। जो ये मृदु तंत्रोपागम है, इसमें भौतिक शास्त्र और अभियांत्रिकी शास्त्र के विपरीत जो मनोविज्ञान की विविध सिद्धांत हैं और नियम है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों पर यह मृदु तंत्रोपागम की जो प्रणाली है वह चलती है। अस्य कारणात् एषः उपायः मृदु शिल्पः अपि कथ्यते। इसी के कारण जो ये उपाय है, जो ये पद्धति है, यह पद्धति मृदु शिल्प अर्थात मृदु पद्धति भी कहलाती है। तस्य उपयोगेन शिक्षणं प्रभावी भवति। जिस मृदु तंत्र के उपयोग के कारण जो ये शिक्षण है, ये शिक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, जिससे जो बालक है, जो पढ़ने वाला है, उसको आसानी से समझ आ पाता है। जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड में कोई चित्र दिखा करके श्यामपट्ट में उसे चित्र दिखा रहे हैं, मानचित्र दिखा रहे हैं, इत्यादि चीजों से वह व्यक्ति, वह बालक आसानी से समझ पाता है, रोचक तरीके से समझ पाता है और उसको उसके साथ रोचकता बनी रहती है। मृदु शिल्प दृष्टिकोणाः विषयं स्पष्टं रोचकं च कुर्वन्ति। जो मृदु तंत्रोपागम है, इसके द्वारा जो विषय है वह विषय रोचक रहता है और स्पष्ट रहता है। अगर हमें मानचित्र के विषय में किसी को बताना है तो मानचित्र दिखा करके वह मानचित्र के अनुसार उसको रोचकता भी रहेगी कि मानचित्र सामने है, और स्पष्ट भी रहेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है या कौन सा देश कहाँ पर है। इस तंत्र के माध्यम से रोचक और स्पष्ट तरीके से बच्चों का ज्ञान वर्धन होता है। तेषां उपयोगेन आत्मसात क्षमता वर्धते, जिससे कि वह बालक उस चीज को देख करके अपना आत्मसात कर सकता है। छात्रांच प्रेरयति, और अन्य छात्रों को भी प्रेरित कर सकता है। अस्य अंतर्गतम शिक्षणस्य सिद्धांताः, इसके अंतर्गत शिक्षण के सिद्धांत, नियमाः, नियम, प्रेरणा, मूल्यांकनम, रुचिवर्धनम। इसमें मूल्यांकन हो गई, प्रेरणा हो गई और रुचिवर्धन, और रुचि भी बढ़ती है। सुदृढ़ीकरण, उसका अपना पढ़ा हुआ विषय हमेशा के लिए उसको दृढ़ हो जाता है। पृष्ठभूमि पोषणम इत्यादयः अवधारणाः उपयुज्यन्ते। तथा च तेषां उपयोगेन व्यवहारे परिवर्तनम उद्देश्य सिद्धिः सहजतया संभव भविष्यति इति प्रयत्नः क्रियते स्थायी रूपेण। अगर हम किसी बालक को किसी चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अर्थात मृदु तंत्रोपागम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वह छात्र उस विषय को आत्मसात कर लेगा, प्रेरणा भी बढ़ेगी, वो अन्य छात्रों को भी बताएगा कि इस कक्षा में हमको जो पढ़ाया जाता है वो एक चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो लोगों की भी, जिसके कारण के मृदु तंत्रोपागम पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान अपना रखता है। मृदु पद्धत्या व्यक्तिगत भेदानाम आधारेण शिक्षाकार्यं संभवं भवति। कठोर पद्धत्या वादस्य महत्वं दीयते, यत्र मृदुलः यांत्रिकाणां स्थाने सामाजिकानां मानविकी विषयाणां सिद्धान्तानां महत्वं। जो कठोर तंत्रोपागम है
उसकी अपेक्षा जो मृदुतंत्र मृदुतंत्र जो उपागम है वो सामाजिकों के मानविकी विषयाणाम जो मानव जनित जो विषय है उनके सिद्धांतों को महत्व देता है। मृदु दृष्टिकोण मुख्यतया मनोविज्ञान से सिद्धांतेषु आधारतः भवति। इसकी एक विशेषता है कि जो मृदुतंत्रोपागम है यह हमेशा से एक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर ही आधारित रहता है। जो मनोविज्ञान का सिद्धांत है, मनोविज्ञान के अनुसार जो भी व्यक्ति है वो किस तरीके से आसानी से अपनी चीज को सीख पाए, समझ पाए, उस पद्धति पर आधारित होकर के जो मृदुतंत्रोपागम है उस पद्धति पर रहता है। एतस्य माध्यमेन शैक्षिक स्थितौ छात्राणां व्यवहारे परिवर्तनं भवति। इसी के आधार पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसी का माइक। मृदु पराक्रमे वाद्यानां महत्वं न दीयते अपितु उपकरण संचालन संबंधानां कार्यक्रमाणां निर्माणं व्यवस्थापनम व कार्यक्रमाणां संचरणम व कैसेट इत्यादि संबंध सॉफ्टवेयर अंतर्गतम भवति। जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज है, कंप्यूटर का एक मॉडल तैयार होता है। कंप्यूटर के माध्यम से या हम ऑनलाइन माध्यम से जब पढ़ते हैं तो जो हमारे सामने जो स्क्रीन है, जो हार्डवेयर के रूप में रखा गया जो कंप्यूटर है, वह एक आधार बनता है जिसके कारण हम चित्र देख पाते हैं। और जो चित्र चल रहे हैं या जो भी चीजें हमें लिखी हुई दिखाई देती है वो सभी की सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मृदु उपसर्ग कह लें या सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कह लीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की रुचि बढ़ती है पढ़ने में। इसके कारण अन्य नाम और इसी मृदु उपसर्ग के बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, जिसमें कि मृदु उपसर्ग या अवाद ये पदार्थ निर्देश उपयोग इत्यादि अपि कथितुं शक्यते। डेविस जो महोदय है उन्होंने 1970 में इत्यनेन मृदु दृष्टिकोणस्य कार्याणि व्याख्याय लिखितम् अस्ति। उन्होंने मृदु दृष्टिकोण के कार्य में व्याख्या करते हुए लिखा है कि इयं प्रौद्योगिकी प्रोग्रामेड शिक्षणस्य आधुनिक सिद्धांतैः सह संबंधः अस्ति। जो प्रोग्रामिंग होते हुए एक तो प्रोग्रामिंग पद्धति है और शिक्षण में प्रोग्राम में निहित होकर के आधुनिक सिद्धांत के साथ संबंध होकर चलती है। अस्य कार्येषु मुख्यतया उद्देश्यस्य सारांशः कार्यस्य विश्लेषणं शिक्षण कौशलस्य चयनम, जिससे हम शिक्षण कौशल का चयन कर सकें, कार्य का विश्लेषण कर सकें, समीक्षा मूल्यांकन च अंतर्भवति। इसी मृदु उपसर्ग के अंतर्गत कार्यों का जो उद्देश्य है, कार्य के जो शिक्षण कौशल का चयन और समीक्षा मूल्यांकन इसी के अंतर्गत होता है। अस्मात् स्पष्टम भवति यत् किसी की आवाज आ रही है। किसी का माइक सामान्यतया रेडियो टीवी माध्यमेषु शैक्षिक प्रसारणार्थम शिक्षा संबंध विशेषु कार्यक्रमानां निर्माणं रूपरेखा च मृदु दृष्टिकोणस्य अंतर्गतम आगमिष्यति। एक ये विशेष चीज है कि जैसे टीवी है, रेडियो है या कोई भी शैक्षणिक प्रसारण जो भी यंत्र है, उन यंत्रों में जो शिक्षा संबंध विधियेषु शिक्षा संबंधित जो विषय हैं उन विषयों में कार्यक्रमानां निर्माणम जो कार्यक्रमों का जो निर्माण है, जो रूपरेखा है, उसका प्रसारण जो करता है वह प्रसारण मृदु दृष्टिकोण से अंतर्गतम आगमिष्यति। वो जो प्रसारण हो रहा है, जो प्रसारण रूप में हमें दिखाई दे रहा है या जो हम सुन पा रहे हैं, वह मृदु दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। जो स्लाइड जो आगे चल रही होती हैं, जो चित्र चल रही होती है, वही शिक्षण संबंधित चीजें जब हम ब्लैक बोर्ड में या किसी श्याम पट में चौक के द्वारा बना हुआ चित्र या मानचित्र इत्यादि रूपों में देखते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें शिक्षण के मृदु अर्थात कोमल उपागम के अंतर्गत आती हैं। सॉफ्टवेयर मध्ये यांत्रिकाणां माध्यमेन प्रसारितानां शैक्षिक लक्ष्याणां व्यावहारिक रूपेण लेखनस्य जनानां मनसि सहजतया प्राप्तुं कार्यक्रमाणां चयनस्य उपयोगः समर्थनस्य उपयोगिताया मूल्यांकनं च संपूर्णे प्रक्रिया अंतर्भवति।
संपूर्ण प्रक्रिया अंतर्भवति यथा रेडियो द्वारा हार्डवेयर साधनम। रेडियो तो हार्डवेयर साधन हो गया। जनसंख्या सीमितं कृत्वा लाभस्य विषये जनसमूह जागरूक कृते शिक्षकस्य उद्देश्यानि भवन्ति। अतः अस्य कृते यह कार्यक्रमस्य निर्मास्यति स सॉफ्टवेयर संबंधः भविष्यति। जैसे रेडियो है, रेडियो एक हार्डवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर में रेडियो के द्वारा जो जन समूहों तक जो आवाज पहुंच रही है, उस आवाज पहुंचने वाला जो संबंध है, वह संबंध निर्माण करता है सॉफ्टवेयर। वही सॉफ्टवेयर जब शिक्षण तरीके से जैसे मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा जब हम यहाँ बैठ करके अन्य लोगों तक अपनी स्लाइड पहुंचा पाते हैं, अपनी बात को बता पाते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आती है। सॉफ्टवेयरम बिना हार्डवेयर से संचालनम असंभव अस्ति। अर्थात यह है कि कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलने में असंभव होता है। जो शैक्षिक तकनीकी में हम किसी भी चीज को बता रहे हैं, तो बिना सॉफ्टवेयरों के हार्डवेयर की उपयोगिता नहीं है। मृदु पद्धत्या प्रयुक्तानि सामग्री साधन है। मृदु जो उपसर्ग है, जो कोमल तंत्रोपागम है, उस कोमल तंत्रोपागम में कौन कौन से साधन आते हैं उनके लिए कहते हैं मृदु पद्धत्या प्रयुक्तानि सामग्री वा साधनानि वा। ग्रामोफोन अभिलेखाः, रेडियो टेप रिकॉर्ड, जो रेडियो जो स्टीरियो जो टेप रिकॉर्ड है, वो रेडियो द्वारा दूर प्रसारणीयाः शैक्षिक कार्यक्रमाः, शैक्षिक जो हम पढ़ाने या इत्यादि जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में जो रेडियो के द्वारा दूर तक प्रसारित जो चीजें होती हैं, वो मृदु तंत्रोपागम में आती हैं। क्रमिक शिक्षणार्थम सहायक पुस्तकानि, जो क्रम शिक्षण के लिए जो सहायक जो पुस्तकें हैं, मार्गदर्शक जो पुस्तकें हैं, वो भी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आती हैं। संदर्भ पुस्तकें भी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आती हैं। विश्वकोश, जितने भी कोश हैं, चाहे आंग्ल कोश कह लीजिए, हिंदी कोश कह लीजिए, संस्कृत कोश कह लीजिए, ये सभी के सभी कोश भी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएंगी। पत्र पत्रिकाएं मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएंगी। दस्तावेजा, जो दस्तावेज है, वो मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएंगे। कृष्ण फल के लिखित सामग्री, अगर जो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड में जो लिखित जो सामग्रियां हैं, जिसके द्वारा बच्चे आसानी से समझ पा रहा है, वो लिखी हुई सारी की सारी सामग्रियां भी शिक्षण के अंतर्गत मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत ही आएंगी। मानचित्र भी मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएगा। सपाट चित्र, कट आउट, फेलालेन बोर्ड सामग्री, हास्य कला एवं कार्टून, आदर्शाह, जो आदर्श जो वाक्य हैं, वो वाक्य भी मृदु तंत्रोपागम के अंदर आएंगे। ग्लोब जो है वो मृदु तंत्रोपागम के अंदर आएगा। कठपुतली, अर्थात उसके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, किसी के द्वारा हम बता रहे हैं, कठपुतली से आशय है कि कोई भी चीज दिखा रहे हैं हम, जैसे हम साक्षात किसी चित्र को दिखा करके या किसी वस्तु को दिखा करके पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएंगी। मृदु तंत्रोपागम सभी को स्पष्ट हुआ? किसी का कोई एक प्रश्न था जी? जो एक आपने बताया कि मृदु तंत्रोपागम है कि जिनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, तो ग्लोब और कठपुतली आपने उदाहरण में बताया, तो इनको तो हम स्पर्श कर सकते हैं। ग्लोब, देखो ग्लोब को अगर हम हाथ से छुएं तो एक तरीके से कठोर तंत्रोपागम की तरह हमें दिखाई देता है, लेकिन ग्लोब के अंतर्गत जो चित्र बने हुए हैं, जो रेखाएं निम्नलिखित की गई हैं, उन रेखाओं के माध्यम से जो बच्चा देखता है कि भारत यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, या किसी अन्य देश की जानकारी उससे लिखित रूप में मिल पाती है, चित्र के माध्यम से मिल पाती है, तो वो मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आता है। जैसे टीवी है, टीवी तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन टीवी के अंदर चलने वाले जो लिखित सामग्रियां हैं, वो मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आती है। वैसे जो कृष्ण फलक है, कृष्ण फलक जो ब्लैक बोर्ड तो आएगा हार्डवेयर में, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखित जो सामग्री है, वो सामग्री आ जाएगी आपकी मृदु उपसर्ग अर्थात कोमल तंत्रोपागम में। वैसे ही ग्लोब भी वहां पर ग्लोब के अंतर्गत जो निहित जो चीजें हैं, वो मृदु तंत्रोपागम में आती है, जिससे कि सहजतया बच्चों को चीजें स्पष्ट हो पाती है। तो कठपुतली कैसे है? कठपुतली का आशय था कि कठपुतली में दिखाने वाला कोई बता देता हूं मैं आपको। जैसे कठपुतली का आशय है, जैसे हम
हड्डी का ढांचा दिखाते हैं ना बालकों को, बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पर इसका ये वाला छाती की हड्डी है, ये नासिका की हड्डी है, तो उस कठपुतली के माध्यम से जो हम अंगों को बता पा रहे हैं अलग अलग स्थान पर, उसके द्वारा जो अधिगम होने वाली जो प्रेरणा है वो मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत आएगी। स्पष्ट हुआ? हरिओम महोदय। जी जी महोदय। हरिओम। हाँ जी पवन जी। महोदय, प्रश्न था कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित आपने कहा कि भावनात्मक रूप से जैसे कोई बच्चा यदि कठपुतली को देख रहा है तो उससे जो उसका जो दृश्य है मानसिक रूप से जो उसको सीख रहा है वो एक मृदु तंत्रोपागम होगा। तो मृदु तंत्रोपागम क्या भावनात्मक रूप से जो बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है वह भी क्या मृदु तंत्रोपागम होगा या कुछ ही अन्य उसमें आएगा, किसी अन्य उसमें सांचे में? प्रश्न समझा नहीं आपका मैं। जी महोदय, मेरा ये था कि भावनात्मक पुनर्बलन जो होता है बच्चे को, हाँ। जैसे कोई बच्चा क्लास में कोई जवाब दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको जैसे हम वेरी गुड या बहुत सुंदर ऐसा कुछ हम उसको पुनर्बलन देते हैं, तो क्या वह भी सॉफ्टवेयर अप्रोच होगा या कोई अन्य उसको उपाधि दी जाएगी, संज्ञा दी जाएगी? पुनर्बल वो शिक्षण के सिद्धांतों में पुनर्बलन हो गया, उससे तो उसको क्या हुआ, अभिप्रेरणा मिली कि अगर बच्चा आगे से पुनः कोई अच्छा कार्य कर सके। आपने किसी बच्चे को कहा कि शाबाश बच्चे आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, तो अगले के लिए भी उसे प्रेरणा मिल गई है। अधिगम के लिए 3 उपागम बताए गए हैं शिक्षण सिद्धांत में, वो कठोर तंत्रोपागम, मृदु तंत्रोपागम और प्रणाली उपागम हो गया। ये पुनर्बलन प्रक्रिया शिक्षण में बच्चे को प्रेरणा देने के लिए है, न तो अधिगम के अंतर्गत आएगी, जहां तक मैं मानता हूँ। ये मृदु तंत्रोपागम के अंतर्गत नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर अप्रोच में नहीं रहेगी ये? नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी मैं स्पष्ट करके बताऊंगा आपको ये चीज। अन्य किसी का कोई प्रश्न? सभी को स्पष्ट है? एक बार कोई हाथ उठा करके बताएंगे किसी 5 मृदु तंत्रोपागम के नाम, कोई भी जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर आपको समझ आया है तो कोई भी 5 मृदु तंत्रोपसर्ग। हाँ पवन जी, आप बताइए। हाँ पवन जोशी जी, आपने हाथ। जी महोदय, माइक बंद था। मैं बताऊं? हाँ जी, कोई भी पहले पवन जी बता दीजिए, उसके बाद कुछ आपको याद है। ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज वगैरह उसमें आती हैं। हाँ जी, ये तो आगे हम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। शिक्षण तकनीकी में हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए आपके विंडोज इत्यादि। लेकिन शिक्षण में, क्योंकि हमने शिक्षण तकनीकी के उपागम पढ़े हैं, न कि कंप्यूटर उपागम। कंप्यूटर के उपागम हैं, विंडोज को आप ले लीजिए, आप ऐप जो संचालित होते हैं उनके अंदर जो कोडिंग होती है वो सभी के सभी आएंगे। लेकिन शिक्षण में, शिक्षण तकनीकी में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे हम अभी पीपीटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मानचित्र हो गया, हाँ लपेट श्यामपट जी, इत्यादि। रेडियो हो गया, पोस्टर हो गया जी, लिखित सामग्रियां जी, चार्ट पेपर हो गया, मानचित्र हो गया जी। वही चार्ट पेपर जब हमें कंप्यूटर के द्वारा, शिक्षण तकनीकी के द्वारा जब हम पढ़ेंगे, वही चार्ट पेपर जब हमें स्लाइड के द्वारा भी दिखाया जाएगा, तो वही चार्ट पेपर वहां पे मृदु तंत्रोपागम होगा। और वही चार्ट पेपर में जब हम अभिलेख पढ़ेंगे कि यह देश यहाँ पर है या इस फल का नाम ये है, जो भी शिक्षण सामग्री वो सारी मृदु तंत्रोपागम के विषय में आएंगी। अब किसी का कोई अन्य क्वेश्चन है? महोदय। हाँ जी महोदय, जैसे हमने शुरुआत में ही आपने प्रश्न पूछा था कि 3 प्रकार के उपागम कौन कौन से हैं, कठोर, मृदु और एक हमने प्रणाली उपागम लिया। तो आपने अभी जिस प्रकार बताया कि यदि हम कंप्यूटर के उपागमों को देखेंगे तो वहां पर वो मतलब वहां पर ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम उसे शिक्षक में प्रयोग नहीं कर रहे, शिक्षण में भी उसका प्रयोग हो रहा है। परंतु उसी भाव में यदि हम जो सिस्टम अप्रोच है, प्रणाली उपागम है, तो क्या वो भी व्यवहारिक रूप में होगा? प्रणाली उपागम
व्यवहारिक रूप में, मतलब हाँ, अगर पढ़ाने शिक्षण सिद्धांतों में या अन्य सिद्धांतों में भी उसका प्रयोग करते हैं तो वो व्यवहारिक रूप से अवश्य होगा। जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। तो अपने द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमने अध्ययन किया सॉफ्टवेयर टीचिंग के जो टूल हैं वो कौन कौन से हैं, और इस प्रकरण के अंतर्गत अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण अपने प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से की गई। प्रकरण बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया विद्यार्थियों के माध्यम से, किंतु यहाँ पुनः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है अध्यापक को कि आपने बहुत अच्छी पीपीटी का निर्माण किया, और सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आपने मोबाइल की जगह अपने लैपटॉप का प्रयोग अपने स्क्रीन शेयर करने के लिए प्रयोग में लेके आए। उसमें आपने तब तक कि जब तक आप अपनी स्लाइड में नहीं पहुंच गए विद्यार्थियों का सहयोग लिया कि हम अपनी स्क्रीन को शो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अच्छा ये भी था कि आपने यह ध्यान रखा कि बीच में किसी बच्चे का माइक ऑन हो रखा था, और कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि अध्यापक ये ध्यान दे कि मेरी कक्षा में कुछ व्यवधान हो रहा है। उस व्यवधान को हटाने के लिए मुझे मध्य में रुककर विद्यार्थी की ओर संकेत करना चाहिए कि किसके द्वारा कक्षा में यह आवाज़ की जा रही है या कक्षा में बाधा किसके द्वारा पहुंचाई जा रही है। अध्यापक के सतर्क होने पर विद्यार्थी भी स्वयं सतर्क हो गया और अपने माइक को म्यूट किया गया विद्यार्थी के द्वारा। तो यहाँ तक तो प्रक्रिया बहुत अच्छी आपकी चली, किंतु आपसे भी पुनः वही कहा जाएगा जो अभी तक जितने भी हमारे प्रस्तोता आए हैं उनसे मेरे द्वारा कहा गया कि अध्यापक ट्रांसलेटर नहीं है कि हमने स्लाइड में जो बिंदु लिख दिया है और उसी को हम फिर से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इससे समय डबल तरीके से खर्च हो रहा है। एक बार तो आप जब संस्कृत की लाइन को पढ़ रहे हैं और फिर दूसरा आप उसी को हिंदी में कर रहे हैं, तो हमारा समय अत्यधिक इसमें क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। और कक्ष के लिए अध्यापक को बहुत ही सीमित समय मिला रहता है जिसमें उसे अपने बिंदु को स्पष्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में आपकी स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सबसे अंतिम पक्ष में आपने प्रदर्शित किया, जिसमें आपने कहा कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम टीचिंग के दौरान किन किन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर जो लास्ट में आपने नाम के रूप में अंकित किए उनको ही आप अपना दृष्टांत बनाकर प्रथम स्लाइड से अपना सॉफ्टवेयर को क्लियर करने के लिए आप उदाहरण के रूप में प्रयोग में लेके आ सकते थे। स्लाइड में लिखा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी को दिखाई दे रहा है और वो ये समझ रहा है कि यहाँ पे अध्यापक ने क्या लिखा हुआ है, किंतु उसको लिखने का औचित्य क्या था, आप उस स्लाइड के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे, विद्यार्थियों तक कौन सी बात पहुँचाना चाह रहे थे, ये अध्यापक के अपने शब्द होने चाहिए। और उन शब्दों में अध्यापक का अपना दृष्टांत होना चाहिए जिसके माध्यम से वह विद्यार्थी को बता सके कि मैंने ये बात यहाँ पर क्यों लिखी हुई है। और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किताब की लाइन नहीं बल्कि ये मेरी लाइन है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने इसको अंडरस्टूड किया है और मैं आपको भी अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ इस बात को। दृष्टांतों की अत्यधिक कमी आपके शिक्षण के अंतर्गत रही। आपने विशेषताओं को बताते हुए कहीं कहीं पर दृष्टांतों का प्रयोग किया, लेकिन संपूर्ण प्रकरण आपने स्लाइड की लाइनों को पढ़ा और स्लाइड की संस्कृत की लाइन को पढ़ने के बाद आपने उसी का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित किया। तो अध्यापक का कार्य है प्रकरण को जो आपने स्लाइड में बताया है उसमें अपने विचारों को देना और अपने विचारों को प्रदर्शित करते हुए स्लाइड को आगे की ओर लेके चलना और दृष्टांतों के साथ उसे कनेक्ट करते लेकर चलना, ताकि विद्यार्थी ये समझ पाए कि आपके
पीपीटी का जो प्रदर्शन है वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपका प्रकरण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा बताए गए अंत में जो सॉफ्टवेयर थे, उन सॉफ्टवेयर का आप अपने आज की प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका बता सकते थे कि हम कब ग्लोब का प्रयोग करेंगे, हम कब चार्ट का प्रयोग कर रहे होंगे टीचिंग के दौरान, और कैसे हमें वहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल हमें सहयोग प्रदान कर रहा होगा हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिवफुल बनाने के लिए। कब हम रेडियो का प्रयोग किस तरीके के शिक्षण में हम कर रहे होंगे, तब किस प्रकार से वो हमें सॉफ्टवेयर के रूप में हमारा सहयोग दे रहा होगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है और एक नए प्रकरण से वो नए बिंदु की ओर बढ़ रहा होता है, हम अर्थ से और परिभाषाओं से विशेषता की ओर बढ़े, तो अर्थ से परिभाषा बताने के पश्चात विद्यार्थी का एक अपना ही अधिगम का, या मैं कहूँ अंडरस्टैंडिंग का, बोध का जो एक बिंदु है वो तैयार हो चुका होगा आपके प्रकरण के संबंध में। और ऐसी स्थिति में अध्यापक को यहीं पर एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछ देना है कि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको इसके डेफिनेशंस बताई, तो क्या इसका नेचर किस तरीके का होगा, टीचिंग में हम कैसे इसको यूज करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इसको लगता है। मूल्यांकन का प्रश्न पूछने के बाद पूरे कक्षा के बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन 2 ही बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। आपको पता चल गया कि केवल 2 ने अंडरस्टैंड किया है। अब मैं यहाँ से आगे अपने जो विशेषताएं हैं उनको कैरी कर सकता हूँ। फिर आपने विशेषताओं को बताया, विशेषता से आप फिर से सॉफ्टवेयर के कुछ टूल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि इस प्रकार के टूल होते हैं, टूल के साधन हैं। आप पूछ सकते थे, जो लास्ट में आपने मूल्यांकन के लिए पूछा, बच्चा कितना जान रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के बाद, वो किस किस चीज़ को समझा पा रहा है आपको कि सर आपके द्वारा बताए गए प्रकरण के अनुसार ये चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर आ सकती है। और फिर जब आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर बता चुके उसके बताने के बाद, तब आपका जो अंत में मूल्यांकन प्रश्न आया कि मैंने भी कुछ नवीन आपको सॉफ्टवेयर बताए, उसमें से आप किसी का नाम बता सकते हैं, 1 का नाम, 5 का नाम, आपने जितने का नाम, जितनी आपको लगता है कि मेरी कक्षा की क्षमता है वो इसका जवाब दे सकता है। तो इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक विद्यार्थी के द्वारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया गया कि जब हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ हम एक और कह रहे हैं कि श्यामपट्ट पे लिखा हुआ प्रकरण सॉफ्टवेयर है, तो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रकरण सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो अब मैं जिस विद्यार्थी ने प्रश्न किया, क्योंकि वो भी भविष्य का अध्यापक है, उसी विद्यार्थी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपके विचार से क्या होना चाहिए, बताइए पवन जोशी। जी मैम। बताओ अपने प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया तो आप उसका समाधान भी अपने पास थोड़ा बहुत आपने रखा होगा कि क्या जवाब इसका होना चाहिए। जी मैम। बताओ। मैम यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम में, इसमें जो मैं एक जगह पढ़ा था, वहाँ पर ऐसा लिखा था कि जो, भैया आवाज आ रही, सुभाष जी आपकी आवाज आ रही है? सुभाष जी आवाज आ रही है, ये बीच में माइक खुला। हरिओम सुभाष भैया। जी मैम मैं बताता हूँ। मैम उसमें लिखा था कि शिक्षण अधिगम के तहत जो मृदु उपागम है वह जो बच्चे को मानसिक रूप से भी कोई हम सॉफ्टवेयर अप्रोच देते हैं, यानी कि उसको तो वह जो सॉफ्टवेयर अप्रोच दिया जाता है बच्चे को, वह भी उसको जो पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है, यानी कि बच्चे के जब कोई जवाब देता है या कहीं पर थोड़ा सा वो अच्छा बोलता है तो उसको वेरी गुड या इस प्रकार के कोई वो दिया जाता है, तो उसको जो पुनर्बलन मिलता है वह भी पुनर्बलन के रूप में भी सॉफ्टवेयर अप्रोच उसको वहाँ पर उसको ऐसा लिखा था मैम कि उसको कहा जाता है। तो आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन प्रकरणों का अध्ययन किया?
जी मैम। गहनता से अध्ययन किया? जी मैम, उसमें मैं बल्कि उसका मेरे पास एक वो भी मैंने उसका पीडीएफ निकाला था मैम, तो उसके अंतर्गत वहाँ पर एक दिया था, तो मैंने उसी को मैंने यहाँ बोला था कि उसके कंफर्म नहीं, वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सर को इसलिए पूछा कि सर उसको हम किस प्रकार से समझा करें। नहीं, प्रकरण में प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और इस तरीके का प्रश्न लाभदायक भी है कि अगर हम सॉफ्टवेयर बात कर रहे हैं कि श्यामपट्ट पे लिखा हुआ कथन सॉफ्टवेयर है, तो अध्यापक के द्वारा जो पुनर्वलन दिया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर है या नहीं है ना? तो शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत यह हमें विशेष रूप से समझना है। सभी बच्चों को इस तरीके के प्रश्न आपके प्रतियोगिता में भी आ सकते हैं और इसको लॉजिकल क्वेश्चन कहा जाता है, तर्क संबंधित प्रश्न कहा जाता है, जहां आप तर्क के माध्यम से अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आपने उसे क्या पढ़ा हुआ है इस पर भी ये डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, पवन अब माइक म्यूट कर लीजिए अपना। तो यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि इस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आपको वो ट्रिक्स बताई जा रही हैं जिसके माध्यम से आपने अपने शिक्षण को इफ़ेक्टिव बनाना है, जिसके माध्यम से आपका शिक्षण का जो कार्य है वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव बनेगा, और साथ ही साथ जिसके माध्यम से आप अपने शिक्षण का प्रभाव अपने विद्यार्थियों पर छोड़ पाएंगे। उन तरीकों को, उन मेथड्स को, उन युक्तियों को आप इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और उसी में कहा गया कि आप विद्यार्थियों पे जो प्रभाव डालेंगे वो दो तरीके से आप डाल सकते हैं। एक, इस तरीके के साधनों का प्रयोग करेंगे जो कि हार्डवेयर हैं, यानी ऐसे वस्तुएं जो आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जिनका आयतन कितना है ये बता सकते हैं, जिनका भार कितना है ये बता सकते हैं, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, आप ये सारी चीज़ें देखकर बता सकते हैं। और कुछ आपको इस तरीके के साधन प्रयुक्त में लेके आने हैं जो कि दृश्यात्मक तो नहीं है, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट हमारी लर्निंग पर पड़ रहा है, हमारे अधिगम पे पड़ रहा है, उसका लाभ, उसकी क्रिया। जैसे साइकोलॉजी में आपने कहा कि विद्यार्थी जो अपने बालपन में था, जो शैशव अवस्था में था, वो शिशु, उसका ग्रोथ आप इस आधार पे बता सकते हैं कि वो अपने 6 मास के बाद अपने पैरों में खड़ा होना प्रारंभ हो गया, तो आपने कहा उसके शरीर का विकास हो गया यहाँ पे। फिर आपने देखा कि वो और 6 महीने के बाद यानी 1 साल का हो गया। अब 1 साल का बच्चा जब आप उसको उसकी दूध की बोतल दे रहे हैं तो वो उसको अपनी उंगलियों से बहुत मजबूती से पकड़ पा रहा है, तो आपने कहा उसके हाथ का विकास हो गया है। तो आप उसकी उंगलियों की पकड़ को देख पा रहे हो, लेकिन वो कितनी देर तक उसको महसूस कर उसको स्टोर कर रख पा रहा है, खड़ा रह पा रहा है अपनी बोतल को पकड़कर, वो उतनी देर की जो गति है वो उस क्रिया का सॉफ्टवेयर आप वहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि हम शिक्षण के दौरान टीवी जैसी वस्तु का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो टीवी से हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, तो टीवी के अंतर्गत आने वाला वो प्रकरण सॉफ्टवेयर है जिससे हम उस वस्तु का लाभ ले पा रहे हैं। श्यामपट्ट पर लिखने के लिए लेखनी का प्रयोग करना, लेखनी से जो लिखा जा रहा है वो सॉफ्टवेयर आपने कह दिया। तो शिक्षण का सहायक जो भी वस्तु बनेगा जिसको आप देख छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया, और उस वस्तु से निकलने वाली उपयोगिता वो सॉफ्टवेयर हो गई। तो ठीक वैसे ही जब टीचिंग में टीचर्स ने अपने विद्यार्थी को पहुंचाने के लिए, किसी वस्तु को समझाने के लिए, किसी बात को उसको व्यक्त करने के लिए या उस तक उस प्रकरण को पहुंचाने के लिए, उसको और अच्छा सिखाने के लिए, बताने के लिए पुनर्वलन का जो प्रयोग किया है, तो पुनर्वलन भी
किसी क्रिया को संपादित या किसी वस्तु का अच्छा करने के बाद उसको उस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है, उसकी उपयोगिता को उसको दर्शाया गया है। जैसे आपका यहाँ पर सारा सहायक सामग्री को लेकर आना और उसको यहाँ पे बढ़ाना, ये आपके द्वारा हार्डवेयर है। लेकिन जब मैं आपकी क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ कि आप जो मुझे बताना चाह रहे थे वो कक्षा को न स्पष्ट हो पा रहा है, न मैं समझ पा रही हूँ कि जो टीचिंग में आपके पास जो गुण होना चाहिए था वो डेवलप हो पाया, तो ये सारी चीज़ें उस वस्तु से निकला हुआ उसका सॉफ्ट पॉइंट है जिसको कैच कर लिया गया है, और उस सॉफ्ट पॉइंट के आधार पर अब मैंने आपको अपनी प्रतिक्रिया प्रोवाइड कर दी है। तो जो हार्ड वस्तु थी उस हार्ड वस्तु के आधार पर निकल के जो आया और उस निकली हुई वस्तु के लिए आपने जैसा रिस्पॉन्स दिया, आपने उसके विकास के बारे में बताया कि उसका कितना ग्रोथ हो पाया है, कितनी उसकी आप डेवलपमेंट कर पाए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लगाएं तो पुनर्बलन को भी आप एक तरीके का क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। पुनर्बलन देने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, जिस युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, वो वस्तु उस समय क्या बन जाएगी? जिसके माध्यम से पुनर्बलन दिया जा रहा है वो वस्तु क्या बन जाएगी उस समय? हार्डवेयर में मृदु तंत्रोपागम। क्या बन जाएगी? हार्डवेयर बन जाएगी। मैंने आपको चित्र बनाने के लिए दिया और चित्र आपने बहुत अच्छा बना दिया, आपने अपनी सॉफ्टवेयर स्किल उसमें दिखा दी। उस सॉफ्टवेयर के आधार पर मैं आपको क्या दे रही हूँ? अपना पुनर्बलन प्रोवाइड कर रही हूँ कि हार्डवेयर पर दिखने वाली वस्तु जो बताना चाह रही थी वो बता पाने में वो समर्थ हो पा रही है। तो इस लॉजिक से उसको हम उसके अंदर समाहित कर सकते हैं कि वो भी सॉफ्टवेयर का एक क्या कहें, पॉइंट है। क्लियर हो गया? ठीक है नवीन? जी मैम। शिक्षण के अंतर्गत जो भी चीज़ें विद्यार्थी के मानसिक पटल तक हम पहुंचा पा रहे हैं वो सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और मानसिक पटल तक पहुंचाने के लिए जिन भी वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिनको हम साधन कहते हैं, जिनको हम उपकरण कहते हैं, वो सारे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर हैं। क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, तो चलिए नवीन का प्रकरण भी समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट प्रकरण शुरू होगा। अभी 2 प्रकरण हमारे बचे हुए हैं।